देखिए, औद्योगिकरण का मतलब सिर्फ फैक्ट्री उद्योग का विकास नहीं था। कपास तथा सूती वस्त्र उद्योग और साथ ही लोहा व स्टील उद्योग में बदलाव वाकई में काफी तेजी से हुए और ये ब्रिटेन के सबसे फलते फूलते उद्योगों में से थे। औद्योगिकरण के पहले दौर में, जो कि 1840 के दशक तक रहा, सूती कपड़ा उद्योग अग्रणी क्षेत्रक था। रेलवे के प्रसार के बाद लोहा इस्पात उद्योग में तेजी से वृद्धि हुई। रेल का प्रसार इंग्लैंड में 1840 के दशक में शुरू हुआ और उपनिवेशों में यह 1860 के दशक में हुआ। सन 1873 आते आते ब्रिटेन से लोहा और इस्पात के निर्यात की कीमत 77 मिलियन पाउंड हो गई थी। यह असल में सूती कपड़े के निर्यात का दोगुना था। लेकिन देखिए, औद्योगिकरण का रोजगार पर खास असर नहीं पड़ा था। 19वीं सदी के अंत तक पूरे कामगारों का 20% से भी कम तकनीकी रूप से उन्नत औद्योगिक क्षेत्र में नियोजित था। इससे यह साफ पता चलता है कि नए उद्योग पारंपरिक उद्योगों को पूरी तरह विस्थापित नहीं कर पाए थे। सूती वस्त्र उद्योग इंग्लैंड का सबसे अधिक उत्पादन वाला उद्योग बना। 19वीं सदी में ब्रिटेन कपड़ा का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया था। 19वीं सदी में कपड़ा उद्योग में विकास होने के बावजूद सारा उत्पादन कारखाने में न होकर कुछ उत्पादन घरेलू तरीकों से भी होता था। हाथ का श्रम औद्योगिकीकरण में ब्रिटेन में सस्ते मानव श्रम की भूमिका भी अग्रणी रही। श्रमिकों की संख्या बढ़ने से उनको कम वेतन पर नौकरी करनी पड़ी। मिल मालिकों को मशीन पर लगाने वाले खर्च से कम खर्च पर श्रमिक उपलब्ध हो जाते थे। उन्हें मशीनें लगाने पर अधिक दिलचस्पी नहीं थी। मशीन लगवाने में अधिक पूंजी की जरूरत होती थी तथा उनके खराब होने पर मरम्मत करवाने में भी अधिक खर्च आता था। अतः उद्योगपति मशीन की बजाय हाथ के श्रम को अधिक महत्व देते थे। इससे उन्हें ज्यादा फायदा होता था। श्रमिकों की संख्या आवश्यकतानुसार घटाया बढ़ाया जा सकता था। स्पिनिंग जेनी, एक सूत काटने की मशीन जो जेम्स हर गीवर्स लीवर्स द्वारा 1764 में बनाई गई थी। 19वीं सदी के मध्य तक अच्छे दौर में भी शहरों की आबादी का लगभग 10% हिस्सा अत्यधिक गरीब हुआ करता था और जब आर्थिक मंदी आती थी तो बेरोजगारी बढ़कर 35 से 75% के बीच पहुंच जाती थी। बेरोजगारी की आशंका की वजह से मजदूर नई प्रौद्योगिकी से चिढ़ने लगे। जब ऊन उद्योग में स्पिनिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल शुरू किया गया तो मजदूरों ने मशीनों पर हमला करना शुरू कर दिया। 1840 के दशक के बाद रोजगार के अवसरों में वृद्धि देखने को मिली क्योंकि सड़कों को चौड़ा किया गया, नए रेलवे स्टेशन बनाए गए और रेलवे लाइनों का विस्तार भी किया गया। इंग्लैंड में श्रमिकों की आजीविका और उनका जीवन कुछ इस तरह था कि शहरों में नौकरी की बहुतायत खबर सुनकर गांव के मजदूर जो बेकारी की समस्या से जूझ रहे थे, शहर की ओर रुख करने लगे। लेकिन नौकरी ढूंढने के क्रम में उन्हें पुलों के नीचे, सड़कों के किनारे या फिर सरकारी और निजी रैन बसेरों में समय गुजारना पड़ता था। अतः इसका प्रभाव महिलाओं पर अधिक पड़ा और ब्रिटेन की महिलाओं ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमला कर उसे तोड़ना शुरू कर दिया क्योंकि इस मशीन ने उनका रोजगार छीन लिया था। श्रमिक आंदोलन दरअसल इंग्लैंड में श्रमिक संघ की स्थापना हुई थी। मजदूर वोट देने के अधिकार भी मांग रहे थे और हां, इसके लिए श्रमिक संघ के कहने पर सन 1838 में उन्होंने चार्टिस्ट आंदोलन किए। उपनिवेशों में औद्योगिकरण। अब आइए भारत पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि उपनिवेश में औद्योगिकरण कैसे होता है। मशीन उद्योग से पहले का युग, उस समय अंतरराष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत के रेशमी और सूती उत्पादों का दबदबा था। उच्च किस्म का कपड़ा भारत से आर्मीनियन और फारसी सौदागर, पंजाब से अफगानिस्तान, पूर्वी फारस और मध्य एशिया लेकर जाते थे। सूरत, हुगली और मसूलीपट्टन प्रमुख बंदरगाह थे। विभिन्न प्रकार के भारतीय व्यापारी तथा बैंकर इस व्यापार नेटवर्क में शामिल थे। दो प्रकार के व्यापारी थे, आपूर्ति सौदागर तथा निर्यात सौदागर। बंदरगाहों पर बड़े जहाज मालिक तथा निर्यात व्यापारी दलाल के साथ कीमत पर मोलभाव करते थे और आपूर्ति सौदागर से माल खरीद लेते थे। मशीन उद्योग के बाद का युग यानी 1780 के बाद देखिए,
1750 के दशक तक भारतीय सौदागरों के नियंत्रण वाला नेटवर्क टूटने लगा। यूरोपीय कंपनियों की ताकत बढ़ने लगी। सूरत तथा हुगली जैसे पुराने बंदरगाह कमजोर पड़ गए। बंबई और कलकत्ता एक नए बंदरगाह के रूप में उभरे। व्यापार यूरोपीय कंपनियों द्वारा नियंत्रित होता था और यूरोपीय जहाजों के जरिए ही होता था। शुरुआत में भारत के कपड़ा व्यापार में कोई खास कमी नहीं आई। 18वीं सदी में यूरोप में भी भारतीय कपड़े की भारी मांग हुई।